ये आपका जो फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम था आपका 2 मई से 19 मई तक एग्ज़ाम था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है दोस्तों आपका 12 जून से 20 जून तक एग्ज़ाम होना है। तो जिन लोगों का भी सेकंड फेज़ में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो है। जीके जीएस के सेक्शन में दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इसलिए जो हमारा जो वीडियो है रोज़ाना 11 बजे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, जब तक आपका 12 जून तक एग्ज़ाम रहेगा तब तक, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न फ्रेंड्स वो पूछा गया वह है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो जयपुर शहर का जो संस्थापक है दोस्तों आपका इसका राइट आंसर महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। हम वही प्रश्न बोलेंगे जो प्रश्न आपका ज़्यादा बार रिपीटेड हो रहे हैं या रिपीटेड होने के चांस है, ठीक है। फालतू के प्रश्न हम नहीं लेंगे। तो महाराजा जय सवाई सिंह ने द्वितीय ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर के महाराजा को कछवाहा कबीले को विस्तारित प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा कछवाहा की बात करेंगे तो सूर्यवंश के वंशज थे। और आपका 1699 में औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी और सवाई सिंह मान जयपुर के अंतिम शासक थे, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। जयपुर के शहर की स्थापना ये 2 से 3 बार जो प्रश्न आपका रिपीटेड अभी तक हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न को हमने अपने आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है। प्रश्न फ्रेंड्स वो है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका नेपच्यून है। ये भी प्रश्न आपका 1 से 2 बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपका नेपच्यून हो जाएगा। इसके अलावा नेपच्यून की बात करेंगे तो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 8वां और सबसे भारी ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे जुपिटर यानी कि बृहस्पति की, तो ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा मार्स यानी कि मंगल की बात करेंगे तो ये आपका पृथ्वी के निकट है और इसे लाल ग्रह के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ ये आपका ग्रह है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित जो आपका जो प्रश्न है आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। तो शरद रानी दोस्तों आपका राइट आंसर सरोद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संगीतकार शरण रानी आपका सरोद से संबंधित है, वो भारत की पहली महिला सरोदवादक हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शरण रानी भारत की सांस्कृतिक राजदूत थे और 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। आपका पद्म भूषण से कब सम्मानित किया जा चुका है तो 2000 में इस टाइप के भी प्रश्न आपके SSC MTS के एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, यह आपका नारा है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो आपका बाल गंगाधर तिलक ने ही करा था। बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो होम रूल लीग का स्थापना दोस्तों इन्होंने ही किया था आपका भारत में, ठीक है, एनिमेशन के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ I2U2, ठीक है। I2U2 ये भी प्रश्न दोस्तों आपका 1 से 2 बार बन चुका है अभी तक SSC MTS के एग्जाम में। तो फुल फॉर्म I2U2 की बात करेंगे तो 2I का मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाता है इंडिया और इजराइल। इसके अलावा 2U की बात हो जाता है यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये दोस्तों I2U2 का फुल फॉर्म है। इसके अलावा I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमेरिका के द्वारा एक गठित समूह है। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। और I2U2 का जो गठन है अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सीमा आधारभूत संरचना परिवहन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका देश को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बिंदुसार हो जाएगा, ठीक है। मोड 1 से संबंधित जो आपका प्रश्न है आपके इस MTS एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिंदुसार को दोस्तों आपका मित्र घात के नाम से जाना जाता है। बात कर लेते हैं बिंदुसार का। तो बिंदुसार दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य का शासक था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बैठा था गद्दी पर, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कल पूछा गया था या 2-3 दिन पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका शासक कौन बना था मौर्य साम्राज्य का। तो उसका भी राइट आंसर आपका बिंदुसार था। बिंदुसार को ये अमित्र घाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई पूछ दे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य बता देना है, ठीक है। बिंदुसार कौन था तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है तो आपको एंड्रोकोटस बताना है, ठीक है। इसके अलावा महान अशोक की बात करेंगे तो अशोक मौर्य को अशोक महान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अशोक के द्वारा एक युद्ध किया गया था कलिंग का युद्ध, जो कि दोस्तों आपका कब किया गया था 261 BC में किया गया था, ठीक है। कलिंग की बात करेंगे दोस्तों तो ये किस का पुराना नाम है, ये दोस्तों आपका उड़ीसा का पुराना नाम है। ये सभी जो प्रश्न है आपका पहले बन चुका है, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न दोस्तों आपको बता दें वो पूछा गया था वो आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातु के वर्ग से नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम है जो कि क्षार धातु के वर्ग से नहीं है। कैल्शियम यानी कि Ca आवर्त सानी के समूह के 2
किस क्षारीय मृदा धातु में से एक है? कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है जिसका जो प्रतीक चिन्ह होता है आपका सी होता है। इसका जो कोई आपका से परमाणु क्रमांक अगर पूछ दे तो आपको 20 मार देना है। इसके अलावा क्षार तत्व में कौन कौन सा आपका तत्व आता है? तो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। ठीक है, जो पहली से 7 तक लगातार अवधि में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम दोस्तों आपका कहाँ पर होता है? तो ये भी प्रश्न आपका 2 से 4 बार अभी तक आपका लैंग्वेज अलग अलग करके पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम दोस्तों आपका होता है वो दोस्तों आपका देवप्रयाग में होता है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी ये दोस्तों आपका 2 क्या है नदियाँ हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आपका देवप्रयाग है तो यहाँ पर दोस्तों 2 नदियाँ आकर मिलती है। एक आपका भागीरथी आती है, दूसरी ओर से दोस्तों आपका अलकनंदा आता है। ठीक है, भागीरथी जो कि दोस्तों आपका गोमुख से निकलती है और आपका चलकर आपका देवप्रयाग में आके मिलती है किसके साथ? अलकनंदा के साथ। तो आपका किस नदी का निर्माण होता है? तो दोस्तों आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा देवप्रयाग की बात करेंगे तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। ये पंचप्रयाग में से एक ही अलकनंदा और भागीरथी का नदी का संगम होता है। इस संगम के आगे संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि भागीरथी का इनमें से कौन सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो बाल गंगा इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। ठीक है, लेकिन भागीरथी की बात करेंगे तो आपका किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक बार पूछा जा रहा है कि तेलंगाना का कौन सा जो त्यौहार है जो कि काली देवी को समर्पित है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है वो आपका बोनालू हो जाना है। बोनालू की बात करेंगे तो दोस्तों आपका तेलंगाना का क्या है? तो वार्षिक त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा जो जुड़वा सर्व हैदराबाद, सिकंदराबाद और तेलंगाना के हिस्सों में मनाया जाता है। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई या अगस्त आषाढ़ माह के महीने में मनाया जाता है। और बोनालू उत्सव की बात करेंगे तो देवी महाकाली की पूजा की जाती है। और तेलंगाना की बात करेंगे तो 2014 में इस राज्य का गठन हुआ था 2 जून। ठीक है, 2 जून 2014 को आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद आपका चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव के तौर पर घोषित किया गया था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपका 1983 के वर्ल्ड कप से संबंधित जो प्रश्न, इससे आज से आपका 5 से 6 प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे की शिफ्टों में हो सके तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किसी भी ना किसी स्वरूप में ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देख लीजिए 1983 का जो वर्ल्ड कप है सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया? इस प्रश्न को हम लिए हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स को हम इस पर आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रन है वो दोस्तों आपका डेविड गोवर ने बनाया था। कितना रन बनाया था? तो 384 रन बनाया था। ठीक है, लेकिन पूछ दिया जाए कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? तो ये आपका कपिल देव जी ने बनाया था। कितना बनाया था? 303 रन बनाया था। ठीक है, कपिल देव की बात करेंगे तो 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान थे। ठीक है, क्या थे? तो कप्तान भी थे, ऑलराउंडर ये खिलाड़ी हैं। इसके अलावा विजेता की बात करेंगे तो 1983 के वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना था? तो ये दोस्तों आपका कौन बना है? तो भारत बना है। ठीक है, इसके अलावा मेजबान देश की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मेजबान देश कौन है? तो आपका इंग्लैंड है जो कि 1983 के वर्ल्ड कप का मेजबानी किया था। सर्वाधिक विकेट की बात करेंगे तो आपका भारत की तरफ से रोजर बिन्नी ने लिया था सर्वाधिक विकेट। ओवरऑल टोटल 18 विकेट लिए थे। ये जो खेल था दोस्तों आपको बता दें ये आपका 50-50 ओवर का नहीं था, ये आपका 60-60 ओवर का था। ये फैक्ट्स याद रखिएगा क्योंकि ये फैक्ट्स ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, ज़्यादातर लोग बताते भी नहीं है। लेकिन अभी जो आपका ODI वर्ल्ड कप होता है वो आपका 50-50 ओवर का होता है, लेकिन 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका 60 ओवर का हुआ था। इसके बाद दोस्तों भारत ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, 2011 का वर्ल्ड कप दोस्तों भारत ने जीता था। किसके कप्तानी में जीता है? तो दोस्तों ये आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीते थे। ठीक है, ये दोस्तों हुआ कहाँ था? तो ये दोस्तों आपका भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था और आपका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, 3 देशों को संयुक्त मेजबानी में ये आपका वर्ल्ड कप है जो कि हुआ था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भारत में वर्ल्ड कप कब होने वाला है? तो दोस्तों इसी साल होने वाला है। 2023 में क्या होने वाला है? भारत में आपका वर्ल्ड कप होना है जो कि पूरे रूप से मेजबानी जो कि भारत ही करेगा। 2011 के वर्ल्ड कप में आपका संयुक्त मेजबानी किया था, लेकिन इस बार का जो मेजबानी आपका पूरे तौर से भारत करेगा। 5 अक्टूबर से ये जो आपका खेल है दोस्तों आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है आपका अनुच्छेद से संबंधित, तो सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान अधिकार किस अनुच्छेद में मूल वर्णित है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 25 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। इसके तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, आचरण करने की तथा धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों आपको मालूम होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भी आप इसको याद रखना। ये आपका मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, उनमें से एक मौलिक अधिकार आपका ये भी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में आपका आता है। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका पूछा जा रहा है बार बार किससे? तो आपका
क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो कथक नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य, तो टोटल दोस्तों आपका कितना शास्त्रीय नृत्य, तो अभी वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दोस्तों आपका 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य, देख तो दोस्तों आपका कथक हो गया जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। एक किसी का नाम से मिलता जुलता नाम एक दोस्तों आपका कथकली है, ठीक है। इसी के नाम से मिलता जुलता एक नाम है आपका कथकली है, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का है, ठीक है। आप यहाँ इससे भी याद रख सकते हैं, क से कथकली, क से केरल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों केरल से एक और शास्त्रीय नृत्य आता है जो कि दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम है, ठीक है। तो कथकली और दोस्तों मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों आपका जो दोनों शास्त्रीय नृत्य थे वो दोस्तों आपका केरल से ही संबंधित है। तो 3 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका हो गया, ठीक है। 3 शास्त्रीय नृत्य दोस्तों आपका हो गया। 2 शास्त्रीय नृत्य का नाम है जो उसके राज्यों के नाम पर है। पहला है दोस्तों आपका उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों आपका उड़ीसा का ही है। तो ये तो बहुत ईजी है, ये कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। एक क्वेश्चन एक आपका शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका मणिपुर का। ये भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तो नाम से ही आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 5 हो गया। इसके बाद दोस्तों एक आपका भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों आपका सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है। कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका है आपका सतरिया, ठीक है। सतरिया नृत्य जो कि दोस्तों आपका कहाँ का, पूर्वोत्तर भारत का है, ठीक है। कहाँ का, पूर्वोत्तर भारत, असम राज्य का है, ठीक है। एक है दोस्तों आपका कौन है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। एक है दोस्तों आपका कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक ये है, जब आप पूरी खाते हैं तो दोस्तों आप आधा नहीं खाते हैं, पूरा खाते हैं। तो इस प्रकार करके आप पूरी से कुचिपुड़ी और आधा से दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश, इस प्रकार करके रिलेट करके आप जो किया याद कर सकते हैं। तो भारत में इस तरह यही 8 शास्त्रीय नृत्य थे जो कि अभी वर्तमान में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। लेकिन भारत का जो मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, वो दोस्तों आपका छऊ जो एक नृत्य है जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का, इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है, देखिए। तो इसको देख लीजिएगा, संस्कृति मंत्रालय के तहत दिया गया है, वो आपका संगीत नाटक अकेडमी के तहत भी 8 ही शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं जनगणना से प्रश्न। आपका जनगणना से जो प्रश्न आपका हर शिफ्ट में बन रहा है, तो भारत में जनगणना जो कि कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, तो ये दोस्तों आपका 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। पहली बार जो जनगणना है कब हुआ था, कोई पूछ दे तो आपको 1872 बता देना है। लेकिन पहली नियमित जनगणना की बात करेंगे तो ये कब हुआ था, तो ये 1881 बता देना है, ठीक है। लेकिन कोई पूछ दे कि 1872 का जो जनगणना जो कि पहली बार हुआ था वो आपका किसके वायसराय काल में हुआ था, तो ये आपको लॉर्ड मेयो बताना है। 1881 वाला लॉर्ड रिपन बताना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे भारत का जनगणना की। तो भारत का जो जनगणना है अभी हाल ही में कब हुआ है, इससे पहले दोस्तों आपका 2011 में कंडक्ट हुआ है, ठीक है। 2011 में आपका जो जनगणना है कंडक्ट हुआ है। ये दोस्तों आपका 15वीं जनगणना था देश का। लेकिन आज़ादी के बाद दोस्तों पूछ दिया जाए तो ये भी प्रश्न बन चुका है। आज़ादी के बाद दोस्तों आपका ये 7वीं जनगणना था, ठीक है। आज़ादी के बाद ये आपका 7वीं जनगणना था। लेकिन आप पूरे ओवरऑल की बात करें तो आपका 15वीं जनगणना था। अभी दोस्तों 2021 में जनगणना होना था, जो कि दोस्तों अभी तक नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है। 2023 में जो 2021 का जनगणना है दोस्तों आपका होगा, वो कब होगा, तो सितंबर माह से दोस्तों इसका जो डाटा है कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स अभी जनगणना से याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु दक्षिण क्षेत्र में आपका पोंगल जो त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल की बात करेंगे तो एक आपका फसल त्यौहार जो कि जनवरी फरवरी सीजन के महीने में आपका मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगला जीडीपी इसमें, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों आपका हर शिफ्ट में शायद 1-2 बार पूछा जा चुका है। तो जीडीपी में डी का मतलब ये पूछा जा चुका है। तो ओवरऑल पूरा फुल फॉर्म पे आप याद रख लीजिएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म को दोस्तों आपको क्या रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका तराइन का यूज से दोस्तों आपका हर शिफ्ट में 1 से 1 प्रश्न बना है। बस 4 से 5 प्रश्न आपके बनते हैं तराइन के यूज से, वही प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं तराइन का सेकेंड युद्ध के बारे में, जो मोहम्मद घोरी ने किसे हराया था, तो ये दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। ये तो दोस्तों आपका प्रथम युद्ध का बात हुआ, जो कि दोस्तों आपका कब हुआ था, सेकेंड वाला युद्ध, ये दोस्तों आपका 1192 में हुआ था, ठीक है। 1192 में हुआ था, मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। लेकिन दोस्तों बात कर ले हम लोग प्रथम युद्ध का, तो ये दोस्तों ये आपका 1 साल पहले, ज़्यादा नहीं 1 साल पहले ही हुआ था। 1191 ईस्वी में हुआ था। शासक भी दोनों का सेम था, लेकिन दोस्तों विजेता है जो कि आपका बदल गया था, बस विजेता बदला था। विजेता इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान रहा था और सेकेंड वाला में दोस्तों आपका मोहम्मद घोरी रहा था, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी
आपका दोनों का जो युद्ध था आपका सेम हुआ था। बात कर ले तराइन का, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्र का, एक जगह का नाम है, जो कि दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नरगिस दत्त हो जाएगा, जो कि 1985 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो ये आपके विश्वनाथ आनंद है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि पद्मश्री सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये दोस्तों आपका आरती गुप्ता शाह है। ठीक है, इसके अलावा पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मैरी कॉम है। ठीक है, इसके अलावा पद्म अवार्ड की बात करेंगे, शुरुआत कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, तो ये आपका 1954 में हुआ था। ठीक है, भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें दोस्तों भारत टॉप पर आता है। इसके अलावा इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, ये भारत का 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो दोस्तों आपका पूछा जाता है जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैन धर्म का जो अंतिम तीर्थंकर है वो दोस्तों आपका भगवान महावीर है, जो कि जैन धर्म के कितने नंबर के थे, 24वें नंबर के थे। ठीक है, ये दोस्तों आपका अंतिम तीर्थंकर भी थे। ठीक है, 24वें नंबर के थे और अंतिम तीर्थंकर भी यही थे। 24 के बाद 25वां जैन धर्म में तीर्थंकर आप नहीं देखेंगे। ठीक है, इनका जो जन्म वैशाली के राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति यानी कि इनका जो मृत्यु है कहाँ हुआ था, ये दोस्तों आपका पावापुरी जिला नालंदा बिहार में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, इसके अलावा इनके बचपन का नाम की बात करेंगे तो वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म का जो स्थापना किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किया था। इसको भी आप हम लोग नेक्स्ट प्रश्न आएंगे उस प्रकार उसको डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और डेली आप लोग जुड़िएगा इस सेशन से। ठीक है, जिनका भी सेकंड फेज में एग्जाम है हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो जीके जीएस का जो प्रश्न है आपका 25 नंबर का आता है, जिसमें से आप 20 से 22 प्रश्न जो कि आप आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इस सेशन को पूरा आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली बेसिस पे क्यूज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। डेली बेसिस जब तक एग्जाम आपका कंडक्ट नहीं होगा जब तक हम क्यूज कराने का प्रयास करेंगे, जितने भी एग्जाम में अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।